नमस्कार और इस नए एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम हालिया रणनीतिक रिपोर्ट्स के आधार पर एक बेहद दिलचस्प और जटिल जियोपॉलिटिकल चेस मैच को डिकोड करने वाले हैं, जिसमें भारत, तुर्की और साइप्रस शामिल हैं। बिना देर किए सीधे इस मुद्दे में उतरते हैं और समझते हैं कि ये वैश्विक चालें और कूटनीति असल में कैसे काम कर रही हैं। भय बिन प्रीत ना होए, हमारी शोध सामग्री में बताई गई ये पारंपरिक कहावत इस पूरी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी को समझने के लिए एकदम सही बेस तैयार करती है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि बिना किसी शक्ति प्रदर्शन या डिटर्रेंस के शांति बनाए रखना लगभग नामुमकिन होता है। और सच कहें तो यही वो प्रतिरोध का लॉजिक है जो इन देशों के बीच चल रही वर्तमान रणनीतिक चालों को ड्राइव कर रहा है। आज के हमारे एक्सप्लेनर का एजेंडा कुछ इस तरह रहेगा। पहला, तुर्की की नई मिसाइल क्षमताएं। दूसरा, इस विवाद की जड़ें। तीसरा, भारत का रणनीतिक साइप्रस पिवट। चौथा, भूमध्य सागर यानी मेडिटेरेनियन फ्लैश पॉइंट। पांचवां, भविष्य के क्षेत्रीय संघर्षों का अनुमान। चलिए देखते हैं कि कैसे साउथ एशिया में होने वाले एक्शंस सीधे मेडिटेरेनियन सी में रिएक्शंस पैदा कर रहे हैं। खंड 1, तुर्की की नई मिसाइल क्षमताएं। हालिया रिपोर्टों से तुर्की के डिफेंस सेक्टर में एक ऐसा नया डेवलपमेंट उभरता दिख रहा है जो इस पूरी जियोपॉलिटिकल हलचल का तात्कालिक कारण बना है। अमेरिका के एक जियोपॉलिटिकल थिंक टैंक की रिपोर्ट का ये दावा वाकई ध्यान खींचने वाला है। रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की खुले तौर पर यह स्वीकार कर रहा है कि उनकी नई लाइटनिंग मिसाइलों की पहुंच भारतीय क्षेत्र, खासकर उत्तरी भारत तक हो सकती है। अब दुनिया में बहुत कम देश ऐसा खुला दावा करते हैं जो स्पष्ट रूप से एक नई और एकदम अलग तरह की रणनीतिक चिंता पैदा करता है। अब सवाल ये है कि ये इतनी बड़ी चिंता क्यों है। सोर्स के अनुसार आमतौर पर जो दूरस्थ या तटस्थ देश होते हैं उनकी लंबी दूरी की मिसाइलें प्राथमिक खतरा नहीं मानी जाती। इसके अलावा चीन जैसे पड़ोसियों के साथ भी सीमा पर हालात धीरे धीरे स्थिर हो रहे हैं। ऐसे में तुर्की का ये मिलिट्री एडवांसमेंट एक बिल्कुल नया और अप्रत्याशित स्ट्रेटेजिक वेरिएबल बनकर सामने आता है, जिसके लिए एक बहुत ही कैलकुलेटेड रिस्पॉन्स की जरूरत है। खंड 2, विवाद की जड़ें। इस वर्तमान तनाव को पूरी तरह से समझने के लिए हमें उस ऐतिहासिक संदर्भ और कूटनीतिक कदमों को देखना होगा जिन्होंने आज इस स्थिति को जन्म दिया है। यहाँ हमें एक सीधा कॉज एंड इफेक्ट यानी कारण और प्रभाव का संबंध देखने को मिलता है। एक तरफ भारत का एकदम स्पष्ट रुख है कि कश्मीर पूरी तरह से एक द्विपक्षीय मुद्दा है, लेकिन दूसरी तरफ तुर्की लगातार उकसाने वाले कदम उठा रहा है, जैसे संयुक्त राष्ट्र में बार बार कश्मीर का मुद्दा उठाना और पाकिस्तान को खुलेआम सैन्य सहायता देना। सीधी सी बात है, इन्हीं कार्रवाइयों ने भारत को रणनीतिक बढ़त बनाने के लिए प्रेरित किया है। इसके साथ ही सोर्स इस बात पर भी रोशनी डालता है कि वैश्विक स्तर पर तुर्की के जो पारंपरिक गठबंधन हैं वो तेजी से बदल रहे हैं। इस क्षेत्र में नाटो का प्रभाव कम होता दिख रहा है। यहाँ तक कि पूर्व अमेरिकी नेतृत्व ने तो नाटो को महज एक पेपर टाइगर तक कह दिया था। ऊपर से 2023 से इजराइल ने भी तुर्की को एक भविष्य के प्रतिद्वंदी के रूप में देखना शुरू कर दिया है, यानी कूटनीतिक जवाबी हमले के लिए समय और अवसर एकदम परफेक्ट है। खंड 3, भारत का रणनीतिक साइप्रस कदम। तो असली गेम यहां से शुरू होता है। भारत ने इसका जवाब कैसे दिया? तुर्की के सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल कमजोरी पर सीधा निशाना साधकर, और वो कमजोरी है साइप्रस। दुनिया में केवल एक ही देश है जो साइप्रस को एक राष्ट्र के रूप में स्वीकार नहीं करता, और वो है तुर्की, जिसने उत्तरी साइप्रस के एक बड़े हिस्से पर सैन्य कब्जा किया हुआ है। भारत ने सार्वजनिक रूप से स्टैंड लिया है कि साइप्रस मुद्दे को शांतिपूर्ण तरीके से हल किया जाना चाहिए। कूटनीति की भाषा में इसका सीधा सा मतलब है कि तुर्की द्वारा कब्जाए गए क्षेत्रों को वापस किया जाए ताकि एक एकीकृत साइप्रस फिर से बन सके। अब जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। ये सिर्फ हवाई बातें नहीं हैं, बल्कि एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है। हाल ही में पीएम मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस की मुलाकातों के बाद एक आतंकवाद विरोधी समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। 2025 से 2029 तक डिफेंस और साइंस के लिए एक जॉइंट एक्शन प्लान लागू होने जा रहा है। और सबसे बड़ा गेम चेंजर, निकट भविष्य में साइप्रस को भारतीय ब्रह्मोस मिसाइलों की संभावित बिक्री। ये वाकई एक बड़ा कूटनीतिक दाव है। खंड 4, भूमध्य सागर का संभावित युद्ध क्षेत्र। भारत का यह रणनीतिक साइप्रस पिवट किसी वैक्यूम में नहीं हो रहा है। यह एक ऐसे क्षेत्र में हो रहा है जिसके बारे में सोर्स भविष्यवाणी करता है कि वो भविष्य के एक गंभीर संघर्ष की ओर बढ़ रहा है।
सिर्फ 13 लाख। जी हाँ, ये साइप्रस की अधिकतम अनुमानित जनसंख्या है। लेकिन इतनी कम आबादी होने के बावजूद भूमध्य सागर के बिल्कुल बीचों बीच इसका ज्योग्राफिकल लोकेशन इसे एक बेहद कीमती और विवादित जगह बनाता है। रिपोर्ट के अनुसार शांत दिखने वाला ये आइलैंड भविष्य में एक बहुत बड़ा नौसैनिक युद्ध क्षेत्र बन सकता है। विश्लेषण के मुताबिक दक्षिण भूमध्य सागर में अगर कोई संघर्ष होता है तो गठबंधनों का नक्शा कुछ ऐसा दिखेगा। एक तरफ ग्रीस, इजराइल और भारत हैं जो आपसी रक्षा और रणनीतिक लाभ के लिए साइप्रस का समर्थन कर रहे हैं। दूसरी तरफ उत्तरी साइप्रस और पाकिस्तान हैं जो तुर्की के साथ खड़े हैं। जिस तरह तुर्की ने पाकिस्तान को ड्रोन और हथियार दिए थे, ठीक उसी तर्ज पर अब उम्मीद है कि इजराइल के सहयोग से भारत साइप्रस को उन्नत हथियारों की आपूर्ति कर सकता है। खंड 5 भविष्य के क्षेत्रीय संघर्षों का अनुमान। इन सभी रणनीतिक गठबंधनों और उन्नत हथियारों का आखिरी लक्ष्य उसी डिटेरेंस या प्रतिरोध के कॉन्सेप्ट में छिपा है जिसकी हमने शुरुआत में चर्चा की थी। अब यहाँ हम सब के सामने एक बहुत ही क्रिटिकल सवाल खड़ा होता है। क्या हथियारों का ये डर, ये रणनीतिक प्रतिरोध वाकई भूमध्य सागर में किसी बड़े संघर्ष को टाल देगा, या फिर एडवांस्ड मिसाइलों और ड्रोन्स का ये डिस्ट्रीब्यूशन आधुनिक युद्धपोतों के बीच एक भयानक टकराव को और करीब ला देगा? आदर्श स्थिति तो यही है कि मामला शांति से सुलझ जाए, लेकिन इस लगातार बदलती वैश्विक सुरक्षा को देखकर चिंता होना लाजमी है।